दिन 15 अप्रैल 2008, समय रात के 1 बज रहे हैं। शबनम अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने माँ बाप समेत 6 लोगों को मौत की घाट उतार चुकी है। हत्या के बाद सलीम अपने घर की ओर रवाना हो चुका है। अब घर में शबनम 6 लाशों के साथ अकेली मौजूद है। तभी अचानक घर के किसी कोने से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगती है। शबनम घबरा जाती है और दौड़कर बच्चे के पास पहुंचती है और सोचती है कि ये बच्चा अगर यूं ही रोता रहा तो शबनम का पर्दाफाश हो सकता है। यही सोचकर वो अपने प्रेमी सलीम को फ़ोन लगाती है और उसको बताती है कि सब मर चुके हैं, पर एक बच्चा अभी भी जिंदा बच गया है, तो तुम दोबारा आकर इसे मार दो। पहले से डरा हुआ सलीम अब आने से मना करता है और शबनम को कहता है कि तुम उसको मार दो। पसीने से तरबतर शबनम दौड़ती हुई जाती है और उस 11 महीने के बच्चे की गर्दन दबा देती है और तब तक दबा के रखती है जब तक वो मर नहीं जाता। अब शबनम अपने ही घर में 7 लोगों की हत्या कर चुकी है और शबनम ने ये सब किया अपने प्यार को पाने के खातिर। दोस्तों, मुझे एक शेर याद आता है, देखो यार बुरा होता है, ज़्यादा प्यार बुरा होता है, जितनी शिद्दत से चाहोगे उतना यार बुरा होता है, मेरा क्या है मर जाएंगे, मर जाने से क्या होता है। कुछ ऐसा ही सोचा होगा शबनम ने। आइए चलते हैं एक ऐसी कहानी की ओर जहां रिश्तों का खून बड़ी शिद्दत से किया गया। कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बावनखेड़ा गांव की है। अमरोहा के बावनखेड़ा गांव में शबनम के पिता शौकत की बड़ी इज्जत थी। चूंकि वह कॉलेज के लेक्चरर थे, इसलिए गांव में किसी को कोई जरूरत पड़ती तो वह शबनम के पिता से राय मशवरा लेने उनके पास आ जाते। शबनम का एक भाई इंजीनियरिंग तो दूसरा भाई MBA कर चुका था। शबनम खुद पहले इंग्लिश से फिर भूगोल से MA कर चुकी थी। पिता की तरह लेक्चरर बनने का ख्वाब था, पर इससे पहले कि शबनम लेक्चरर बन पाती, उसे उसी के गांव के रहने वाले 5वीं फेल सलीम से प्यार हो जाता है। दोनों परिवार से छिपकर एक दूसरे से मिलने लगे। फिजिकल रिलेशन बना और शबनम प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि इस बात का खुलासा बहुत बाद में हुआ। प्यार की बात शबनम के परिवार तक पहुंची तो पिता शौकत के अलावा दोनों भाइयों ने भी एतराज जताया। शबनम ने सभी को समझाने की कोशिश की, सलीम को अच्छा बताया, लेकिन बात नहीं बनी। परिवार अपनी जिद पर अड़ गया कि वह सलीम को भूल जाए। शबनम के सिर पर अब खून सवार हो गया था। उसने मान लिया था कि परिवार को खत्म करके ही सलीम से निकाह किया जा सकता है, इसलिए उसने सलीम से जहर मंगवाया। सलीम ने 13 अप्रैल 2008 को बाजार से जहर खरीदकर उसे दे दिया। 14 अप्रैल की सुबह तक परिवार के सभी घर पर ही थे। दोपहर में दोनों भाई शहर के लिए रवाना हुए। शबनम ने दोनों भाइयों को फोन करते हुए कहा, जहां भी पहुंचे हैं वहां से वापस आइए, कल जाइएगा। भाइयों ने शबनम की बात मान ली और घर वापस आ गए। शबनम के घर में उसकी भाभी और मौसी की बेटी ने मिलकर खाना बनाया। रात 9 बजे तक सभी ने खाना खा लिया। तभी शबनम ने पूछा, कौन कौन चाय पिएगा? सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। शबनम ने उबलती चाय में जहर की पुड़िया खोली और मिला दी। सभी को चाय दी, लेकिन खुद नहीं पी। चाय पीने के बाद सभी अपने कमरे में गए, जहां उनका दम घुटने लगा और मर गए। शबनम को जहर पर यकीन कम था, इसलिए उसने सलीम को फोन करके बुलाया। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया। शबनम के कहने पर उसने पहले शौकत के सीने पर कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद मां पर, फिर दोनों भाइयों, भाभी और मौसी की लड़की को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। सलीम को रास्ते में एक तालाब दिखा, उसी में कुल्हाड़ी फेंक दी। तभी सलीम के फोन पर घंटी बजी। दूसरे साइड शबनम थी। उसने कहा, वापस चले आओ, भतीजा जिंदा है। सलीम बोला, अब मैं नहीं आऊंगा, तुम मार दो। शबनम ने 11 माह के भतीजे का गला तब तक दबाकर रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। शौकत के मकान में 4 अलग अलग कमरों में शौकत, उनकी बीबी, उनके 2 बेटों, एक बहू और 2 बच्चों की लाशें पड़ी थी। 11 महीने के बच्चे को छोड़कर बाकी सभी का गला कटा हुआ था। सभी की लाशें खून से सनी थी। यहाँ से शबनम कहानी को नया मोड़ देती है और शौकत के परिवार में इकलौती जिंदा बची शबनम घर के एक कोने में दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। आसपास के लोग आ जाते हैं। शबनम कहती है, घर में लुटेरे आ गए थे, उन्होंने सबको मार दिया, मैं बाथरूम में थी इसलिए बच गई। 4 कमरों के घर में चारों तरफ सिर्फ लाशें नजर आ रही थी। खबर इतनी बड़ी थी कि रात में ही लोकल थाने से लेकर लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई। सुबह सूरज निकलने से पहले 10 थानों की पुलिस फोर्स पहुंच चुकी थी। डॉग स्क्वाड पूरे गांव में चक्कर लगा रहे थे। फॉरेंसिक वाले पूरे घर की बैरिकेडिंग करके सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। 7 लोगों की हत्या 15 अप्रैल का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है।
कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती हेलीकॉप्टर के जरिए अमरोहा पहुंचती हैं और लगातार रो रही शबनम के सिर पर हाथ रखते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कहती हैं। मायावती 5 लाख का चेक देने का ऐलान पहले से कर चुकी थी। हालांकि घटनास्थल पर मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने मायावती के पीए से शबनम को अभी मुआवजा न देने की अपील की। चूंकि उन्हें शबनम पर शक था तो उन्होंने कहा 24 से 48 घंटे का समय दे दीजिए, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए तब मुआवजा दिया जाए। 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पता चला कि किसी भी व्यक्ति ने मौत से पहले कोई संघर्ष नहीं दिखाया, मतलब किसी ने भी कुल्हाड़ी से वार को रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि जहर की वजह से या तो उनकी जान जा चुकी थी या फिर वह बेहोश थे। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को यही पहला पॉइंट मिल गया। जब पूरा परिवार बेहोश था तो शबनम कैसे होश में थी? उस वक्त जो हालात थे उसमें पूछताछ भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए आरपी गुप्ता ने सबूत जुटाना जारी रखा। शबनम ने रोते हुए बताया था कि छत के जरिए बदमाश घर में घुसे थे। यह पहले ही लाइन तब झूठी साबित हुई जब पता चला कि छत पर जा रही सीढ़ी का दरवाजा तो अंदर से बंद है। फिर जमीन से छत की ऊंचाई 14 फीट पर थी, दीवार प्लास्टर की थी। ऐसे में ईंट पकड़कर चढ़ पाने का कोई भी माध्यम नहीं था। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता की नज़र में शबनम आरोपी बनती जा रही थी। तभी किसी ने खबर दी कि सलीम को उठा लीजिए, सब पता चल जाएगा। आरपी गुप्ता सलीम को पूछताछ के लिए उठाने वाले ही थे कि तभी उन्हें खबर मिली कि उससे घटना के अगले दिन ही पूछताछ हुई थी और पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी थी। 17 अप्रैल को उन्होंने सलीम को फिर से बुलवाया और पूछताछ के लिए शक्ति का सहारा लिया। सलीम टूट गया और बता दिया कि हत्या उसने ही की है। सबूत के तौर पर उसने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी के बारे में बताया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। अब पुलिस ने शबनम को पूछताछ के लिए बुला लिया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पहले शबनम हत्या में शामिल होने से मना करती रही। तभी सलीम बोला, मैंने सब बता दिया है, अब तुम भी स्वीकार कर लो। शबनम रो पड़ी। इस तरह से केस पूरी तरह से सुलझ गया। हालांकि पुलिस ने इसके पहले शबनम की कॉल डिटेल निकलवा ली थी, जिसमें पता चला कि हत्या के 5 मिनट पहले और हत्याकांड के 10 मिनट बाद शबनम ने सलीम को फोन किया था। पूरे महीने में 55 बार बात हुई थी। पुलिस को आरोपी के जरिए सच सुनना था, इसलिए शबनम से पूछताछ की गई। ये पूरा केस पानी की तरह साफ हो गया था। अमरोहा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 अगस्त 2010 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुनाई। जज एस.ए. हुसैनी ने कहा, इससे ज़्यादा जघन्य कत्लेआम नहीं हो सकता। पुलिस ने जिस तरह से केस को सुलझाया उस तरह से मैंने अपने पूरे जीवन में जांच नहीं देखी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। सलीम और शबनम को माफी की उम्मीद थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां भी फांसी की सजा बरकरार रही। अप्रैल 2008 में जब ये घटना घटी उस वक्त शबनम 2 माह की गर्भवती थी। जेल में बेटा पैदा हुआ। करीब 6 साल वह जेल में ही रहा, लेकिन इसके बाद उसे सैफी नाम के पत्रकार और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया। ये वही सैफी हैं जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं होता था तो शबनम पढ़ने के लिए पैसे दे देती थी। शबनम का बेटा ताज उर्फ बिट्टू अब 14 साल का हो गया है। सैफी कहते हैं कि वह आज तक बिट्टू को उसकी माँ के गाँव लेकर नहीं गए। बावनखेड़ा तो दूर, अमरोहा तक नहीं लेकर गए। शबनम और सलीम ने अपने सारे कानूनी दांव आजमा लिए, लेकिन कहीं भी माफ़ी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी को दया याचिका भेजी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। शबनम के वकील सहर नकवी ने उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने कहा, आज तक भारतीय इतिहास में किसी महिला को फांसी नहीं हुई है। शबनम को होगी तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी। अतः शबनम की सजा को उम्र कैद में बदल दीजिए। गवर्नर ने इस मामले को उत्तर प्रदेश सरकार को ट्रांसफर कर दिया, जहां से अभी तक कोई फैसला नहीं आया। सलीम प्रयागराज जिले की नैनी और शबनम रामपुर की जेल में बंद है। अब दोनों को ही आखिरी फैसले का इंतजार है। फैसला फांसी का, फांसी की तारीख का और इस कहानी के खत्म होने का। फिलहाल इस वक्त स्थिति एकदम अलग है। बावनखेड़ा गांव बदल चुका है। लोग शबनम या सलीम को याद नहीं करना चाहते। यही कारण है कि पिछले 15 साल से न सिर्फ बावनखेड़ा बल्कि आसपास के 4-5 गांव में पैदा होने वाले किसी भी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा गया। बहरहाल मैं बस यही कहूँगा, ये जो कुछ भी हो, इश्क तो नहीं हो सकता। मीर तकी मीर का एक शेर है,
क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, जान का रोग है बला है इश्क। शबनम और सलीम की इस प्रेम कहानी पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।